नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होगा औरंगजेब। औरंगजेब का पहला हिस्सा हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग अंतिम हिस्सा देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सामान्य परिचय औरंगजेब के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था, उसकी धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बचे हुए हिस्से को देखने वाले हैं। बचे हुए हिस्से में क्या चीज़ें हैं उसकी आज हल्का से चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर पे तो औरंगजेब की राजपूत नीति, जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद औरंगजेब के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, उसकी चर्चा करेंगे। जिसमें जाटों का विद्रोह है, सतनामी विद्रोह है, अफगानों का विद्रोह है, बुंदेलों का विद्रोह है, शाहजादा अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर का विद्रोह है और सिखों का विद्रोह है। यहाँ पर हमने जैसा कि क्रम में लिखा है, मैंने इसको जाटों का विद्रोह, तो जाटों का विद्रोह प्रथम विद्रोह था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विद्रोह था। प्रथम विद्रोह कौन सा था औरंगजेब के समय का? तो वो था जाटों का विद्रोह। अंतिम विद्रोह मैंने लिख रखा है यहाँ पर सिखों का विद्रोह। तो ये सही भी है कि अंतिम विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के समय में, वो अंतिम विद्रोह जो था सिखों का विद्रोह था। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला जो बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है औरंगजेब की राजपूताना नीति। तो औरंगजेब की जो राजपूत की नीति है उसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ देख लें कि कौन कौन से राजपूत थे उनके शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से राजपूत थे? तो 3 महत्वपूर्ण राजपूत थे उनके समकक्ष औरंगजेब के समय में। यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि औरंगजेब के अलावा जो पिछले शासक रहे हैं, अकबर और जहांगीर की अगर बात कर लें, तो उन दोनों की राजपूतों के प्रति जो नीति थी बहुत ही सहिष्णु थी, बहुत ही उदारतापूर्वक थी। लेकिन औरंगजेब ने बहुत ही कट्टरपूर्वक अपनी नीति को अपनाया राजपूतों के प्रति, क्योंकि जो वो धार्मिक नीति को अपनाना चाहता था, उसको जो इम्प्लीमेंट करना चाहता था, उसके रास्ते में एक तरह के रोड़ा थे ये राजपूत। इसीलिए उनकी इनके प्रति जो नीति थी बहुत ही कट्टर थी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राजपूत थे। तो राजपूत थे यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण राजपूत जो इनके समकक्ष थे। वो थे आमेर के राजा यानी जयपुर के राजा जय सिंह। तो जयपुर के राजा जय सिंह, और दूसरे नंबर पे हैं मेवाड़ के राजा राज सिंह। अभी सबकी चर्चा करेंगे हम लोग। और अंतिम है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह। तो सारी कहानी जसवंत सिंह के आसपास ही रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे जसवंत सिंह यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखना है हमको कि औरंगजेब क्या चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह इस्लाम धर्म को अपना लें, ठीक है। तो वह मारवाड़ की गद्दी को वो औरंगजेब सौंप देगा अजीत सिंह को। लेकिन अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। अजीत सिंह अन्य शासक थे मारवाड़ के, ठीक है। तो अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया, इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। जिसके देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा अजीत सिंह मारवाड़। तो अजीत सिंह मारवाड़ के मतलब शासक थे और इन पर दबाव डाला गया औरंगजेब के द्वारा कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो अजीत सिंह का सपोर्ट कर रहे थे वो एक लोग थे, उनका नाम था दुर्गादास। यहाँ पर नाम याद रखेंगे, दुर्गादास का भी जिक्र करेंगे। यहाँ पर दुर्गादास एक महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम है जो कि जसवंत सिंह के सेनापति थे। तो यहाँ पर दुर्गादास जो सेनापति थे, किसके सेनापति थे? तो जसवंत सिंह के सेनापति थे, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, देखे मैंने लिख रखा है कि जिसके चलते, चूंकि अजीत सिंह ने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा, जिसके चलते एक लंबे युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे यहाँ पर हमने लिख रखा है ये 30 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहता है। यानी 30 वर्षीय युद्ध होता है ये। कब से कब तक? 1679 से लेकर 1709 तक। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के 2 साल बाद तक ये युद्ध चलता रहता है मराठों और राजपूतों के मध्य। यहाँ पर देखें 30 वर्षों का युद्ध होता है। तो 30 वर्षों का युद्ध यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है, परीक्षा में आ भी सकता है। तो इसका नेतृत्व जो मुख्य रूप से कर रहे होते 30 वर्षों तक, वो दुर्गादास कर रहे होते, यानी जसवंत सिंह के सेनापति, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 1709 में युद्ध समाप्त होता है और अंतिम रूप से औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 के बाद जो मुगल गद्दी पे बैठता है उसका नाम होता है सम्राट बहादुर शाह प्रथम। तो ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उत्तरवर्ती शासक हैं, बड़े कमज़ोर शासक रहे हैं
औरंगजेब के बाद, तो इनकी भी चर्चा करेंगे बाद में। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को अंतिम रूप से मारवाड़ का राजा बना दिया, जिसको लेकर औरंगजेब और अजीत सिंह के बीच मतभेद थे। फिर यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब मेवाड़ और मारवाड़ को इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि मारवाड़ पर पूर्ण रूप से, मतलब आंशिक रूप से तो वह अधिकार कर पाया था, लेकिन अंतिम रूप से वह अधिकार नहीं कर पाया मेवाड़ और मारवाड़ को नहीं जीत सका अंतिम रूप से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा है यहाँ पर जो हमको जानना है। तो वो कौन से क्षेत्र थे, यहाँ पर देखिए प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लें। यहाँ पर दुर्गादास का जिक्र किया गया है, यहाँ पर जसवंत सिंह का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण शासकों का जिक्र किया गया है। और अंतिम रूप से मेवाड़ और मारवाड़ दो नाम आप लोगों को याद रखना है, जिस पर औरंगजेब पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा पाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद देखेंगे औरंगजेब के समय में जो विद्रोह हुए हैं उसमें प्रथम विद्रोह जो रहा है जाटों का विद्रोह रहा है। तो जाटों का प्रथम विद्रोह, तो पहला नंबर तो इस तरह से याद रखना है हमको कि जो प्रथम विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय में वो जाटों का विद्रोह रहा है, और वो भी संगठित रूप से। तो प्रथम विद्रोह जाटों का विद्रोह और संगठित रूप भी लिया था। इसमें यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राजपूतों में ये 3 महत्वपूर्ण राजपूत थे जो हमको नाम याद रखना है, जिससे आप लोग पूरी कहानी को समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार से जाटों के विद्रोह में भी 3 नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखेंगे गोकुला, राजा राम और चूरामन। तो यहाँ पर गोकुला का जिक्र तो उतना ज़्यादा नहीं होता है इतिहास में, लेकिन राजा राम और चूरामन का जिक्र आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो राजा राम और चूरामन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि औरंगजेब के समय में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो जो जाटों का विद्रोह था, और ये वो क्षेत्र कौन सा था, तो आगरा और दिल्ली का था। तो कौन सा था, आगरा और दिल्ली का क्षेत्र सबसे पहले जाटों ने वहाँ पर विद्रोह किया। फिर देखेंगे कि राजा राम ने जो विद्रोह की जो नीति अपनाई थी वो थी एक तरह से छापा मार नीति, यानी गोरिल्ला नीति, जो कि शिवाजी की नीति थी। तो छापा मार या और लूट मार की नीति को अपनाया था राजा राम ने। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि राजा राम ने क्या किया था, सिकंदरा पहुंचकर अकबर के मकबरे को लूटता है, और लूटने के बाद वहां से अकबर की हड्डियों को निकाल कर उसको जला देता है। फिर देखते हैं यहाँ पर जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तब विद्रोह का जो नेतृत्व संभालता है वो होता है चूरामन। और चूरामन तब तक युद्ध करता रहता है, तब तक विद्रोह करता रहता है जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, और अंतिम रूप से वह मथुरा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये परीक्षा का प्रश्न है आपके, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है। यहाँ पर 2 नाम महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने बताया कि राजा राम और चूरामन। तो अंतिम रूप से जब देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब तक जाकर चूरामन विद्रोह करता रह जाता है मुगलों के खिलाफ, और अंतिम रूप से वो मथुरा के निकट एक भरतपुर नामक नए राज्य की स्थापना करता है, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो कौन करता है, तो चूरामन करता है, भरतपुर नामक नए राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। फिर देखते हैं यहाँ पर एक नया विद्रोह है, सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह देखेंगे एक तरह का एक पंथ था, एक तरह का संप्रदाय था। ये कैसा संप्रदाय था, ये बैरागियों का संप्रदाय था, सतमानी। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1657 में। कब हुई थी, ये सन भी हल्का ध्यान देंगे, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे कि बैरागी एक पंथ था, एक संप्रदाय था सतनामी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी नारनौल नामक स्थान पर हुई थी। यहाँ पर नारनौल नामक स्थान पे हुई थी, और ये किस में विश्वास करते थे, तो शुद्ध अद्वैतवाद। तो देखेंगे यहाँ पर द्वैताद्वैतवाद है, शुद्ध अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है। तो कई वाद है यहाँ पर देखेंगे जो सतनामी विद्रोह था वो किस पे विद्रोह करते थे, किस पे विश्वास करते थे, तो शुद्ध अद्वैतवाद पर विश्वास करते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, सतनामी विद्रोह में शामिल कौन कौन से लोग थे। तो शामिल थे, अधिकतर लोग कौन थे, किसान थे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे दस्तकार थे, और नीची जाति के लोग थे। मतलब यहाँ पर देखेंगे जो निम्न वर्ग था वो इस विद्रोह में शामिल था। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने का कार्य स्थानीय हिंदू जमींदारों ने किया। तो कुछ जमींदारों ने मिलकर इस विद्रोह को दबाया और क्या किया, मुगलों का साथ दिया, जिसमें ज़्यादातर कौन थे, राजपूत वर्ग शामिल था। फिर देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सतनामी विद्रोह को इस तरह से याद रखना है आपको, जो महत्वपूर्ण है कि ये विश्वास शुद्ध अद्वैतवाद में करते थे, और ये इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे, तो किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग शामिल थे।
फिर यहाँ पर देखेंगे अफगानों का विद्रोह हुआ है 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में अफगान विद्रोह हुआ है। ये एक यूसुफजाई कबीला था जिसने विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ। ये कौन से क्षेत्र में रहते थे? तो पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है, ठीक है। और कारण क्या था अफगानों के विद्रोह का? क्योंकि ये चाहते थे एक नए यानी एक अफगान राज्य की स्थापना करना चाहते थे ये। इसी के चलते इन्होंने क्या किया? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। अब देखेंगे यहाँ पर बुंदेलों का विद्रोह। तो बुंदेलों के विद्रोह में महत्वपूर्ण जो है वो चंपत राय है। चंपत राय के द्वारा ये विद्रोह किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये चंपत राय था कौन? ये पहले मुगलों का वफादार हुआ करता था। तो इसे सम्राट यानी औरंगजेब के द्वारा पंच हजारी मनसब प्राप्त था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह मुगलों के विरोध में आ जाता है और बुंदेलों के विद्रोह का क्या करता है? सृजन करता है। उसके बाद जब चंपत राय की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र होता है छत्रसाल। छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ अंतिम तक विद्रोह किया और अंत में जाके जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब वो नए स्वतंत्र मतलब राज्य की कह सकते हैं कि राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम होता है बुंदेलखंड और उसका शासक बन जाता है। तो बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बनता है कौन? अंतिम रूप से तो यहाँ पर देखना है छत्रसाल। तो छत्रसाल कहाँ का शासक था? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्रसाल बुंदेलखंड का शासक था। अभी ये सब आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। फिर देखेंगे यहाँ पर सैयदा अकबर का विद्रोह होता है। जो ये विद्रोह होता है तो यहाँ इंपॉर्टेंट देखेंगे विद्रोह अकबर कौन था यहाँ पर? वो अकबर पुराना अकबर नहीं है, इनके परदादा नहीं है ये, ठीक है। अकबर जो है ये पुत्र हैं किसके? औरंगजेब के पुत्र हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये कैसा का विद्रोह था? ये मेवाड़ के शासक और मारवाड़ के राठौरों का सहयोग पाया था किसने? अकबर ने। मतलब कि राजपूतों का सहयोग। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग राजपूतों में 3 थे। यहाँ पर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ से संबंधित थे, मेवाड़ के राजा राज सिंह थे। तो इनका सहयोग मिला था अकबर को, ठीक है। शहजादा अकबर जो कि औरंगजेब का पुत्र था उसको मतलब सहयोग पा के अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन जब अंतिम रूप से जब औरंगजेब ने इस पर अटैक करता है तो औरंगजेब के डर से वह फारस भाग जाता है। कौन भाग जाता है फारस? शहजादा अकबर। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि सभी विद्रोहों में पहला और अंतिम विद्रोह, पहला विद्रोह जो है जाटों का विद्रोह, अंतिम विद्रोह जो हुआ सिखों का विद्रोह हुआ है। और सिखों का विद्रोह एक प्रकार का धार्मिक विद्रोह था और ये अंतिम विद्रोह भी था। तो यहाँ पे देखें कैसा विद्रोह है? धार्मिक विद्रोह, अंतिम विद्रोह है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 1675 ईस्वी में शुरू होती है जब औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है, यानी प्राण दंड दे दिया जाता है। उस समय सिखों का विद्रोह शुरू होता है। तो सिखों का विद्रोह किन का, उसके पीछे क्या तत्कालिक रीज़न क्या था? तो उसके पीछे तत्कालिक रीज़न यही था कि 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है, उसके चलते ये विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर के बाद के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे जो कि पुत्र थे किसके? गुरु तेग बहादुर के। और ये क्या करते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु तेग बहादुर की, तो औरंगजेब की जो भी नीतियां थी, जो धार्मिक नीतियां थी, उसका विरोध लगातार ये करते रहते हैं। फिर देखना यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में भी, लेकिन यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। तो खालसा की स्थापना करते ही पूरा का पूरा जो सिख धर्म होता है वो सैनिक धर्म में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक तरह की सेना का सृजन हो जाता है खालसा की स्थापना होने के बाद। फिर देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यू जो है विरोध जारी रहता है सिखों का, जिसमें क्या करते हैं गुरु गोबिंद सिंह के जो पुत्र होते हैं वो भी कंटिन्यू क्या करते हैं? विरोध करते रहते हैं। जिसमें इनके 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्र जो होते हैं शहीद हो जाते हैं विरोध के चक्कर में। जो पुत्र कौन होते हैं? कौन कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुआर सिंह। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो होते हैं इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण मुगलों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर यहाँ देखेंगे अजीत सिंह और जुआर सिंह। अजीत सिंह और जुआर सिंह की जो मृत्यु होती है वो चमकौर के युद्ध में हो जाती है। चमकौर युद्ध की चर्चा हम डिटेल में करेंगे, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, काफ़ी बड़ा है ये। तो अजीत सिंह और जुआर सिंह की मृत्यु होती है चमकौर के युद्ध में। ये दोनों मारे जाते हैं यहाँ पर, मतलब शहीद हो जाते हैं।
फिर देखेंगे यहाँ पर औरंगजेब को जो गुरु गोबिंद सिंह थे वो जफरनामा यानी फ़ारसी कविता लिखते थे, मतलब फ़ारस में कविता लिखते थे, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। वो जफरनामा नाम से पत्र लिखते थे और इसी पत्र के माध्यम से वो मिलना चाहते थे औरंगजेब से। लेकिन दुर्भाग्यवश 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और जब नया शासक जो बनता है मुगलों का वो होता है बहादुर शाह प्रथम, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। से ये जाके गुरु गोबिंद सिंह मिलते हैं, चाहते थे वो औरंगजेब से मिलना लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं, तो मिलते किससे, बहादुर शाह प्रथम से मिलते हैं। और 1708 में जब ये बहादुर शाह प्रथम के साथ दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो जमशीद खान, यहाँ पर नाम देखेंगे इंपॉर्टेंट है, जमशीद खान नाम एक पठान था जिसके द्वारा गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। वो जगह कौन सी होती है, नांदेड़। तो ये भी परीक्षा का प्रश्न है कि गुरु गोबिंद सिंह की हत्या किस स्थान पर की जाती है, तो वो जगह होती है नांदेड़। तो नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बच ये रही है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है। तो औरंगजेब की जो नीतियाँ होती हैं वो अदूरदर्शी होती है। मराठों के विरुद्ध इनका जिनकी जो भी नीतियाँ थी और राजपूतों के विरुद्ध जो भी नीतियाँ थी, जिसके चलते वो दक्षिण की तरफ प्रस्थान करता है और दक्षिण में ही इसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 3 मार्च 1707 में, जो कि जिसका जिक्र मैं बार बार करता रहा हूँ, तो इस स्थान जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है और अंतिम रूप से दौलताबाद में औरंगजेब को दफन कर दिया जाता है, यानी कि दौलताबाद में औरंगजेब की कब्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है औरंगजेब को लेकर, 2 वीडियो बनाई गई है इसमें। ये दोनों ही वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पहला वीडियो भी देखेगा और जो आज का ये वीडियो है इसको भी देखेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।